तो हे गाइज, गुड मॉर्निंग। आप सभी को न्यू ब्लॉग में हमारा स्वागत है। तो आज का हमारा वीडियो 32 होगा। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप जल्दी से उठ गए हुए हैं। और चलिए अब पढ़ाई लिखाई करते हैं। और हम भी फ्रेश व्रेश होकर के बैठे हुए हैं। और अभी तो हमने पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया, तो चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। फिर आप लोग को बताते हैं क्या पढ़ना। आज तो रूम में पढ़ेंगे, बाहर जाएंगे नहीं। तो चलिए। तो ये गाइस, जैसे कि बता दें कि बाहर में तो काफ़ी ठंडा है, तो हम कहीं बाहर गए भी नहीं और फ्रेश व्रेश होकर के अपना पढ़ने के लिए बैठ गए। तो हम लोग तो नवंबर तक करेंट ख़त्म कर लिए हैं। और जैसे कि हम लोग को रिवीजन के तौर पर एक बार पूरा 1 साल का करेंट फिर से देखना पड़ेगा। तो हम ना आज करेंट का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है कौन, क्या और कहाँ। तो एक बार आप लोग को सोच रहे हैं कि दिखा दें, और दिखा देने के बाद हम फिर स्टार्ट करते हैं। और इसमें तो सारा इम्पोर्टेंट ही है, बट हम कितना पढ़ेंगे और कितना याद रखना चाहिए ये आप लोगों को चलिए बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए दिखाते हैं पहले आप लोगों को। तो ये गाइस, हमने स्टार्ट कर दिया है। और देखिए आज का हमारा पहला चैप्टर का करेंट रहेगा। पहले आप लोग अच्छे तरीके से इसको देख लें। और देखिए आज हम यही पढ़ने वाले हैं करेंट में, मतलब शुरू से इस समय से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि 28 जनवरी का सबका एग्ज़ाम है, बिहार दरोगा का मद्य निषेध वाला। तो उसमें ये भी काम कर जाएगा। तो हम लोग ज़्यादा तो पढ़ेंगे नहीं इसको, बस यहाँ तक ही पढ़ेंगे। और भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण जो है, इसके अध्यक्ष, ये हम लोग कल यहाँ से फिर पढ़ेंगे। तो अभी करेंट को रेगुलर रखना है, ज़रूरी नहीं कि एक ही दिन में सब खत्म कर देना। अभी करेंट को रेगुलर रखना है, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं। और अब एक बार आप लोग अच्छे तरीके से इनको देख लें। और ये फर्स्ट पेज है। और जैसे कि स्पीडी का करेंट है, ये आप लोग भी जान सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइस, जैसे कि आप लोगों को बता दें कि अभी हम करेंट में कौन और कहाँ पढ़ रहे थे। तो चलिए आज से फिर हमारा नंबर का ख़त्म हो चुका है, तो हमने न्यू करेंट मतलब नया से फिर से स्टार्ट किया है। तो आप लोगों को बता दें कि जैसे कि आप लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन रिवीजन के तौर पे हमने एक बार और ले आया है। जैसे कि अभी राष्ट्रपति कौन है, तो ये द्रौपदी मुर्मू है। और ये कैमा राष्ट्रपति है, तो ये 15वां राष्ट्रपति है। जैसे कि उपराष्ट्रपति जो है वो जगदीप धनखड़ है, जो कि 14वां है। और प्रधानमंत्री जो है हमारे नरेंद्र मोदी है, उनका भी स्थान जो है 15वां है। अब आप लोग को बता देते हैं कि न्यायिक प्रमुख जो मुख्य न्यायाधीश का सर्वोच्च न्यायालय है, वो DY चंद्रचूड़ जो वो 50वां है। और महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, वो R वेंकट रमनी है, उसका स्थान है 16वां। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो तुषार मेहता उनका नाम है। और अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो है, वो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है। अब आ जाते हैं संसदीय प्रमुख। जैसे संसदीय प्रमुख में सभापति राज्यसभा, जैसे जगदीप धनखड़ है। जिसे उपराष्ट्रपति जो होता है ना, राज्यसभा का सभापति होता है, तो वो जगदीप धनखड़ है। और उपसभापति का राज्यसभा तो हरिवंश नारायण सिंह है। और महासचिव राज्यसभा का जो है वो प्रमोद चंद्र मोदी है। और नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा का जो है वो पीयूष गोयल है। और जैसे अध्यक्ष लोकसभा का 17वीं जो है ओम बिरला है। और नेता विपक्ष लोकसभा जो है अधीर रंजन चौधरी उनका नाम है। और महासचिव लोकसभा का जो है उत्पल कुमार सिंह है। अब आइए निर्वाचन आयुक्त। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार, जो कि 25वां है, आप लोग को भी पता होगा। और चुनाव आयुक्त जो है वो अरुण गोयल पूर्ण चंद्र पांडे है उनका नाम। उप चुनाव आयुक्त अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिंह सुपुल जैन, ये जो भी है वो उप चुनाव आयुक्त हैं। अब आइए नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो है कैग है, जिसका नाम गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि 14वां है। और महालेखा नियंत्रक, जिसको CGA बोलते हैं, वो SS दुबे, जो कि 28वां है। आप जैसे कि आप लोग को भी पता होगा सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख, जैसे सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है, तो वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, जो कि अभी द्रौपदी मुर्मू है।
वायुसेना अध्यक्ष जो है वो BR चौधरी है, वो उनका स्थान है 27वां। और नौसेना अध्यक्ष जो है R हरि कुमार 25वां है। थल सेना अध्यक्ष जो है वो थल सेना मनोज पांडे, उनका स्थान 29वां है। और महानिर्देशक सैन्य अभियान का है वो लेडी जनरल मनोज कुमार कटरिया है। सचिव एवं सलाहकार जो है कैबिनेट सचिव है राजीव गाबा। क्वेश्चन भी पूछा था कि फिलहाल वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है, तो उनका नाम है राजीव गाबा। और सलाहकार प्रधानमंत्री अमित खरे तरुण कपूर। प्रधान सचिव जो है प्रधानमंत्री PK मिश्रा है। और रक्षा वित्त सचिव जो है गार्गी कौल है। और विदेश सचिव जो है विनय मोहन क्वात्रा है। और थोड़ा सा और है वो भी बता देते हैं। जैसे गृह सचिव जो है अजय कुमार भल्ला है। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ही बताते हैं। रक्षा सचिव है वो गिरधर अरमाने। और गुप्तचर विभाग जैसे CBI महानिर्देशक केंद्रीय जांच ब्यूरो को CBI प्रवीण सूद है। और उसके बाद महानिर्देशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA जो है दिनकर गुप्ता है। और प्रभारी वर्तनी निर्देशक जो ED बोलते हैं वो राहुल नवीन है। और अर्धसैनिक बलों का प्रमुख जैसे SSB का है रसीम शुक्ला, SSB का BSF का है नितिन अग्रवाल, ये सब जो है महानिर्देशक हैं। CRPF का है SL थाओन, वो आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। CISF का SPG ITBP का अनीस दयाल सिंह है। और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा और है। जैसे प्रमुख आयोग के अध्यक्ष जैसे सचिव, जैसे नीति आयोग का आप लोग भी पता है, नीति आयोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और उपाध्यक्ष नीति आयोग के जो है सुमन कुमार बेरी है। CO नीति आयोग का जो है BR सुब्रमण्यम है। और 22वें विधि आयोग जो है ऋतुराज अवस्थी है। और 7वें वेतन आयोग अशोक कुमार माथुर है। तो ये सब तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। और हम जितना बताएं वो इम्पोर्टेंट है, वो आप लोग कोशिश करिए कि याद कर लें। और अध्यक्ष लोकपाल जो है प्रदीप कुमार मोहंती है। 15वें वित्त आयोग NK सिंह है। तो चलिए हम लोग रहने देते हैं। और कल का जो टॉपिक हुआ भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष, ठीक है। तो हमारा करंट यहाँ से ख़त्म हो गया है। अब हम लोग लुसेंट पढ़ेंगे। लुसेंट में जो कि आज हमारा है पंचायती राज व्यवस्था। तो हमने तो बुक ले लिया है और आज कोशिश करेंगे कि इसको ख़त्म कर दें पंचायती राज को। पंचायती राज ख़त्म करने के बाद महत्वपूर्ण जो भी है शब्दावली उदावली वो सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। अनुच्छेद है वो भी। हाँ, एक दिन हम लोग ना सोच रहे हैं कि 2 से 3 दिन में पूरा अनुच्छेद ख़त्म करें, क्योंकि अनुच्छेद से एक क्वेश्चन आता है और अनुच्छेद पढ़ना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो कोशिश करते हैं कि अनुच्छेद पढ़ें हम लोग जो भी है। तो चलिए आप लोग को पंचायती राज व्यवस्था हम पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आप लोग से पूछेंगे। तब तक के लिए तो ये गाइस बता दें कि हम लुसेंट में पॉलिटी पढ़े हैं और पॉलिटी में पंचायती राज पढ़े हैं। तो चलिए पंचायती राज में जो हमें इम्पोर्टेंट लगा है वो आप लोग के बीच शेयर करते हैं। तो आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक सुने। लॉर्ड रिपन का 1882 ईस्वी में संकल्प स्थानीय सुशासन के लिए मैग्ना कार्टा का हैसियत रखा है। रिपन को भारत में स्थायी स्वशासन का पिता कहा जाता है। रिपन को भारत में स्थायी सुशासन का पिता कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी सुनिश्चित करना तथा लोकतंत्र विकेंद्रीयकरण को बढ़ावा देना है। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ। 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया। और पंचायती राज व्यवस्था को सुधार हेतु गठित समिति जैसे बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, अशोक मेहता 1977 में, और PBK राय मेहता समिति जो है 1985 में, और LM सिंघवा समिति 1986 में, 64वां संविधान संशोधन 1989 में, 73वां संविधान संशोधन 1993 में। तो ये सब जो है इम्पोर्टेंट है। और पंचायत को यदि किसी विधि के अधीन पहले ही विघटन नहीं
कर दिया जाता है तो उसकी विधि अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख के 5 वर्ष होगी। अनुच्छेद ये 243 में बताया गया है। और आगे, यदि किसी पंचायत को समय पूर्व विघटन कर दिया जाता है तो उसका निर्वाचन 6 महीने के भीतर शेष बचे हुए अवधि के लिए कराया जाता है। किंतु यदि पंचायत ऐसे समय विघटित किया जाता है जब उसकी अवधि 6 महीने के कम बची हो तो शेष अवधि के लिए निर्वाचन कराना जरूरी नहीं होता है। अनुच्छेद 243 के 4 में बोला गया अनुसार पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कम से कम 21 वर्ष है। अगर पंचायत में कोई भी सदस्य पंचायत में कुछ भी बनना चाहते तो आपका उम्र कम से कम 21 होना चाहिए। अब जैसे कि 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें क्या कहा था। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 के क से लेकर 9 तक कुल 16 अनुच्छेद तथा अनुसूची 11 प्रदान किया गया है। वर्ष 1986 में गठित एल.एन. सिंघवा समिति की सिफारिशों के आधार पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। और वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय के मिजोरम राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में, दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी केंद्र शासित राज्यों में लागू है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्य को छोड़कर और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर बाकी जितना भी राज्य है सब में पंचायती राज व्यवस्था लागू है। अब जो है 74वां संविधान संशोधन, तो इसमें क्या है, जैसे 74वां संविधान संशोधन इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित है। अब नगर पालिका से संबंधित है, इसके द्वारा संविधान के भाग 9 के क अनुच्छेद 243 के त से लेकर छ तक एवं 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। और 74वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें, जैसे नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 भाग स्थानीय आरक्षित है। नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब जैसे आगे आप लोग को बताते हैं, जैसे नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव करा लेना होता है। और एक बात और आप लोग को बताते हैं, जैसे कि नगर पंचायत ऐसा ग्रामीण क्षेत्र है जो क्षेत्र परिवर्तन हो रहा हो, जैसे नगर परिषद छोटे क्षेत्र के लिए और नगर निगम बड़े क्षेत्र के लिए। तो चलिए हमारा पॉलिटी यहीं पे ख़त्म होता है। और थोड़ा सा ये है, नगर निगम की स्थापना जो होता है 29 सितंबर 1988 ईस्वी में किया गया था। और 1687 बोर्ड में डायरेक्टर्स के मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति मिला था। तो ये जैसे बता दें कि अभी हम पॉलिटी में पंचायती राज पढ़े और कल पॉलिटी ख़त्म, आज पॉलिटी आज से ख़त्म, कल से हम लोग इसका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि भारत का भूगोल होगा। तो कल से हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा फैमिली को, यूट्यूब फैमिली को बढ़ाएं। तो चलिए कल से हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे। और करेंट शुरू से स्टार्ट हुआ है तो वो तो चलेगा ही। और तो चलिए अभी हमको कहीं जाना भी नहीं है, बस खाना खाते हैं और मैथ रीजनिंग बनाते हैं, बताते हैं कि आज मेरा मैथ रीजनिंग कितना स्कोर हुआ। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए। तो है जैसे कि बता दें कि अभी मैथ रीजनिंग बना लिए और ज़्यादा तो सही हुआ नहीं है, लेकिन हाँ रीजनिंग तो अच्छा है। और मैथ में 12 ही बना पाए और रीजनिंग मेरा 18 सही है, 20 में 2 गलती हो गया। और अभी ना थोड़ा सा स्टैटिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद साइंस पढ़ेंगे। तो स्टैटिक्स के बाद आप लोग से फिर मिलेंगे कल के ब्लॉग में। तब तक ये ना रख देते हैं। तो ये गाइस, तो चलिए आज हमारा स्टैटिक्स में क्या रहेगा वो आपको बताते हैं। जैसे कि हमने फिजिक्स तो ख़त्म कर दिया है, स्टैटिक्स में आज से केमिस्ट्री थोड़ा सा स्टार्ट होगा। तो चलिए आप लोग को एक बार दिखाते हैं क्या पढ़ेंगे। आज से ना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेरा, तो आप लोग को दिखा दें कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये पढ़ेंगे।
और आज ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस इतना तक ही पढ़ के उसके बाद छोड़ देंगे, यहाँ तक पढ़ेंगे, देख सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोग को बताते हैं। तो एक आज जैसे कि हमने बताया आपको कि स्टैटिक्स में जैसे कि रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री, और जो हमको इम्पोर्टेंट लगा वो आप लोग को बताते हैं। तो चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन था, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरती है, उसे पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ जो है 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। और आइए, ऐसे पदार्थ जिनका आयतन एवं आकार दोनों ही निश्चित होते हैं, जिसे ठोस कहलाते हैं। और पत्थर का टुकड़ा, लोहे का छड़, ये सब जो है आयतन, इसका आकार सब एक ही रहता है। ठोस पदार्थों को सरलता से संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। ठोस पदार्थों में कणों के बीच रिक्त स्थान द्रव तथा गैस दोनों की अपेक्षा कम होती है। और ऐसे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है, द्रव कहलाते हैं। जैसे कि द्रव में हो गया दूध, जल, ये सब। और हाँ, द्रव पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान जो कोण अपेक्षित अधिक गैसीय पदार्थों को कम अधिक करता है, तो वो हो गया। और आप लोग को बता दें कि गैसीय पदार्थ की अपेक्षा अधिक संपीड़ित किया जा सकता है, और गैसीय पदार्थ को विसरण की दर ठोस तथा द्रव दोनों की अधिक होती है। और ठोस पदार्थों का द्रव अवस्था में परिवर्तन संलग्न करता है, और वायुमंडल की तापमान पर जो ही ठोस पदार्थ की परिवर्तन होता है उसका गलनांक कहलाता है। और थोड़ा सा जो आप लोग को बताते हैं, जैसे ऊर्ध्वपातन, किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये तो आप लोग को भी पता होगा। और ऊर्ध्वपातन में परिवर्तित होने वाले ठोस पदार्थों को ऊर्ध्वपातक कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातक और ऊर्ध्वपातन दोनों अलग अलग होता है। अब वाष्पीकरण में आइए, किसी पदार्थ का द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तन करना वाष्पीकरण कहलाता है। और वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिन पर कोई द्रव उबलना आरंभ हो जाता है, उनका क्वथनांक कहलाता है। जैसे कि पारे का क्वथनांक 356.7 डिग्री होता है, और अशुद्धियों की स्थिति में क्वथनांक उसका बढ़ जाता है, और दाब बढ़ने पर क्वथनांक भी बढ़ जाता है, और घटने की संभावना जो होता है वो कम हो जाता है। अब जैसे कि पदार्थ का वाष्प अवस्था में परिवर्तित संघनन का द्रवीकरण कहलाता है, और संघनन वाष्पीकरण की ठीक विपरीत प्रक्रिया है। जैसे पदार्थ का द्रव अवस्था में ठोस अवस्था में परिवर्तन हिमकरण कहलाता है। हिमकरण कहलाता है। अब एक विशेष दाब पर वह निश्चित ताप जिस हिमकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है, हिमांक कहलाती है। तो ये आप लोग को भी पता होगा। तो इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही सब इम्पोर्टेंट था, 2 ही 4। और आप सभी को 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, हम तो कहीं जाएंगे भी नहीं, क्या है कि अब ज़्यादा रात हो गया, तो सोएंगे, सवेरे फिर 10 बजे उठना भी है। तो क्या कहते हैं गाइज, घूमा जाए या नहीं, बताते हैं आप लोग से। तब तक हमारे वीडियो में बने रहिए, और आप लोग से अनुरोध है कि मेहनत करें, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता। और दरोगा एग्ज़ाम क्वालिफाई। तो चलिए, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज से मेंस में लगेंगे, थोड़ा सा मैथ रीजनिंग जैसे कि प्रैक्टिस कर रहे थे, मेंस के लिए कर रहे थे। और साइंस भी पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्योग्राफी ज़्यादा। और आप लोग अपना भी राय विचार दें, क्या करें नहीं करें। तो चलिए, मिलते हैं कल के अगले ब्लॉग में। और सोने अगर अभी नहीं सोते हैं तो फिर आप लोग से बात करेंगे, अगर सो जाते हैं तो फिर कल के अगले ब्लॉग में मिलते हैं, क्योंकि हमेशा ना मन ही नहीं करते रहता है वीडियो बनाया। हमको लगता है कि ये काम है ये भी। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात पता है, गुप्त ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किग्रा होता है, कैलोरी प्रति ग्राम होता है।
तो चलिए मिलते हैं फिर कल के अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।